नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। यदि आप अच्छी फसल लेना चाहते हो, पौधों का विकास अच्छे से जारी रखना चाहते हो, आप अच्छी बढ़वा लेना चाहते हो, तो बुआई के समय से ही आपको पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। एक नियम है कि बुआई के समय, अंकुरण के समय हमें किन-किन खादों की ज़रूरत पड़ती है या किस-किस मात्रा में ज़रूरत पड़ती है या फिर हम बुआई के समय किन-किन बातों की सावधानी रख सकते हैं। सामान्यतः यदि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंतन-मनन करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब खेत की तैयारी करते हैं, तब उसी समय आप 1 एकड़ आपके खेत में आप 20-25 क्विंटल के आसपास गोबर की खाद डाल सकते हैं। साथ में गोबर मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप उसी समय हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा हुआ ढैंचा का प्रयोग हम हरी खाद के रूप में करते हैं। सनी का प्रयोग भी करते हैं कुछ लोग अपने जो खाली खेत होते हैं उसमें एल्फा-एल्फा का भी बुवाई कर देते हैं। या फिर आप यदि दलहन की खेती करते हैं, दालों की खेती करते हैं, तो आपकी जो मिट्टी है आधी तो जो जो दालों की खेती के समय ही तैयार हो जाती है, तो फिर आपको कुछ विशेष प्रयास की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि आपने ढैंचे का लगाया, तो ढैंचा आप जून-जुलाई के महीने में बरसात से पहले महीने में लगा सकते हैं। ढैंचे को कम मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके माध्यम से आप अपनी मिट्टी की जो नाइट्रोजन संबंधी ज़रूरत है, फास्फोरस और पोटेशियम संबंधी ज़रूरत है, उससे जो खनिज तत्व संबंधी ज़रूरत है, काफ़ी हद तक पूरा कर लेते हैं। आपके 30-35 जो किलो के आसपास जब ढैंचे का बीज आप 1 एकड़ की ज़मीन में डालते हैं, तो 40-45 दिनों के बाद उसमें से 30 से 40 केजी के आसपास नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। उसमें 10 से 15 केजी के आसपास फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो आप जब भी ढैंचे पे फूल आना शुरू हो जाए, उससे पहले ही यानी कि 35-40 दिन के आसपास आप ढैंचे को आप मिट्टी में मिक्स कर दीजिए, उसके बाद पानी छोड़ दीजिए और ऐसे के बाद जब ढैंचे की कटाई मिट्टी में मिश्रित हो जाए और आप अपनी खेत में पानी देना शुरू करें, तो उसके साथ में आप मिश्रित करके जीवामृत का प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से एक आपको चमत्कारिक बदलाव आसा होगा। ये जो जो जीवामृत के रूप में जिन जीवाणु का प्रयोग करते हैं, उससे ढैंचे की जो फसल है अच्छे से डिकम्पोज़ हो जाएगी, अच्छे से उसके पोषक तत्व मिट्टी में मिश्रित हो जाएँगे और जो जीवाणु की संख्या है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये सहज साधारण सा प्रयोग है। पहले इसी के निमित्त हम फसल अवशेष को डिकम्पोज़ करते थे। अब फसल अवशेष की बात तो है नहीं, ज़्यादातर किसान फसल लेने के बाद फसलों के अवशेष को आग लगा देते हैं। तो आग लगाने से जो मिट्टी के जीवाणु हैं, वो काफ़ी बड़ी संख्या में मर जाते हैं। उच्च तापमान में जीवाणु जिंदा नहीं रहते और इसीलिए पिछले कुछ दशकों से हमारी मिट्टी की संरचना में एक बदलाव आना शुरू हो गया है। रासायनिक खादों ने जितना हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं किया, जितना नुकसान फसल अवशेष को नष्ट करने की प्रक्रिया ने कर दिया। या फिर पिछले दिनों वातावरण के तापमान में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया है। जून-जुलाई के महीने में 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुँचने लगा है। पानी की कमी हो जाती है और जो खेतों के आसपास जो पेड़ होते थे, वो काट दिया है। तो ऐसे में 50-55 डिग्री के आसपास मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस टेम्परेचर में कोई भी जीवाणु जिंदा नहीं रह पाता। जीवाणु जिंदा नहीं रहेगा, ऐसे में कोई फसल अवशेष पड़ा होगा। आप मलमूत्र को भी देखेंगे तो मलमूत्र सूख जाएगा, मिट्टी में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि वो जीवाणु नहीं बचे। अन्यथा 20-25 साल पहले कोई पशु मर जाता था, किसी प्राणी की ज़िंदगी समाप्त हो जाती थी, तो उसको बहुत सारे जीवाणु स्वयं ही डिकम्पोज़ करके मिट्टी में बना देते, मिट्टी में बदल देते थे। हम भी 20-25-30 साल पहले जब खुले में शौच करने जाते थे, एक ही जगह पर रोज़ जाते थे, लेकिन हमें दूसरे दिन, पहले दिन का शौच-मार्ग दिखाई नहीं देता था क्योंकि मिट्टी मिल जाता था, क्योंकि तब मिट्टी के अंदर वो जीवाणु सुरक्षित रहते थे। मिट्टी में नमी भी बनी रहती थी। आपने एक अनुभव किया होगा, आज से 30-35 साल पहले आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आप कृषक हैं, आप आपका संबंध गाँवों से है, आपने स्वयं अनुभव नहीं किया तो आपने आपके माँ-बाप ने, अपने घर के बुजुर्गों ने अनुभव किया है। अनुभव ये किया है कि जो बरसात की फसलें होती हैं, इसमें चरी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है या दालें हैं, अरहर की दाल है, मूँग की दाल है या फिर मूँगफली है। ऐसी कई ऐसी फसलें हैं जिनमें कभी किसान को सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि
3-4 महीने जो मानसून के महीने होते, इतना मॉइस्चर मिट्टी में रहता था कि बिना किसी अतिरिक्त सिंचाई के हम ऐसी फसलें ले पाते थे। और यही नमी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बनी रहती थी। इसलिए रबी की फसल में, गेहूँ की फसल में, जौ की फसल में या फिर गन्ने की फसल में, चने की फसल में, सरसों की फसल में एक आध सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। अन्यथा हमारी खेत में इतनी नमी बनी रहती थी और नमी का कारण यही था कि मिट्टी में ह्यूमस भी काफी था, जीवाणु भी काफी थे, फसल अवशेष भी काफी होता था और उन फसल अवशेष को ये जीवाणु डिकम्पोज करके हर तरह के पोषक तो बनाए रखते थे, लेकिन ह्यूमस के कारण नमी काफी समय तक बनी रहती थी। इसलिए तब हमें फसल लेने के लिए 2-3 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज तो परिस्थितियां बदल गई हैं, मिट्टी इतनी खुश्क हो गई है, इतनी सूख गई है, नमी इतनी मिट गई है कि अब हमें एक फसल के लिए कई बार सिंचाई करनी पड़ती है। गेहूँ की फसल में को तो हमने 4 से 5, 6, 7 बार सिंचाई करनी पड़ती है। यदि हम धान की बात करें, धान में तो हमेशा पानी रखना पड़ता है। गेहूँ और गन्ने में तो हर 15-20 दिन में सिंचाई करनी पड़ती है। साग सब्जियों की बात करें तो हर हफ्ते उनकी सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी में नमी नहीं बची। और जो पानी देते हैं उस समय तो पानी हमें दिखाई देता है कि कई इंच पानी हो गया, अनायास दूसरे दिन देखते हैं मिट्टी सूखी पड़ने लगी है। उसका कारण यही है कि हमने जीवाणुओं को अपनी गतिविधियों के कारण समाप्त कर दिया और उसको बची कुची जो कमी थी उसको केमिकल फर्टिलाइजर ने दूर कर दिया। हमने जीवाणु को नष्ट करने में एक और गलती की है। वो गलती ये की है कि जितने हमने रासायनिक खादों का प्रयोग किया है या फिर जितने उत्तम श्रेणी के बीजों का प्रयोग हमने खेतों में लगाया, तो उत्तम जो श्रेणी के जो बीज हैं उनकी विकास की क्रिया तब तक सामान्य नहीं रहती जब तक कि उनको अधिक मात्रा में रासायनिक खाद ना मिले। और जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग हम करते हैं उसके दुष्प्रभाव इसी रूप में सामने आते हैं कि हमारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वातावरण के में बढ़ते तापमान का भी इसमें हाथ है। तो ऐसे में यदि आपने अच्छी फसल लेनी है, अच्छी विकास को बनाए रखना है, तो बुआई के समय आपको पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन के लिए यूरिया कम से कम 15 से 25 किलो प्रति एकड़ के आसपास यूरिया की जरूरत पड़ती है। आपने फास्फोरस की यदि पर्याप्त आपूर्ति नहीं की तो ग्रोथ रुक जाएगी, जड़ों का विकास नहीं होगा और जड़ों का विकास नहीं होगा तो वनस्पतियों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व जमीन से नहीं मिलेंगे। तो बुआई के समय डीएपी के रूप में 20-25 केजी प्रति एकड़ के आसपास डीएपी की जरूरत पड़ती है। डीएपी की जगह आप दूसरी खादों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप एसएसपी का प्रयोग भी कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट। इसके सल्फर के साथ में इसमें पोटासियम काफी मात्रा में मिल जाता है और इसकी मात्रा भी 20-25 केजी प्रति एकड़ के आसपास रख सकते हैं। एमओपी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एमओपी में भी आपको पोटासियम के साथ में सल्फर और फास्फोरस मिल जाता है। तो इनकी पर्याप्त आपूर्ति, या फिर यदि ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती के लिए आप जैविक खादों का उपयोग कर सकते हैं, या गोबर की खाद का, गोबर कंपोस्ट खाद का, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद के रूप में जैसे मैंने बताया आपको, या भैंसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छी फसल भी ले पाएंगे और स्वस्थ पौधों के विकास में मदद भी करेंगे। धन्यवाद मित्रों।